हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम और आज हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में, जो कि अभी से आज से स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आज की बात की जाए तो 91 सीट्स पर आज इलेक्शन हो रहा है 20 अलग अलग राज्यों में। चुनाव का दौर है, सभी लोग आपस में चुनाव की बातें करते हैं। बहुत सारे दोस्त और सभी लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा आपको ज्ञान देंगे चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में ज्ञान देने वाले लोगों में से 80% से 70% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता भी नहीं होता है कि किस चीज़ का एग्जैक्टली चुनाव चल रहा है। उनको बस इतना पता है कि हाँ पीएम बनेगा, कोई वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कितनी सीट चाहिए, कहाँ से क्या है, कुछ किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं होता है। और वो सिर्फ आपको ज्ञान देने का काम करते हैं। पॉलिटिक्स के चक्कर में आप लोग अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं, जो कभी ना करें। अपने जो रिलेशन हैं, जो भी आप दो आपके दोस्त हैं जिनसे आपकी मतलब एक तरीके से दोस्ती अभी तक चली आ रही है, पॉलिटिक्स के चक्कर में उसको खराब ना करें। क्योंकि पॉलिटिक्स आपको एक हद तक फ़ायदा पहुंचाती है, एक हद तक आपके लिए कारगर होती है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी का कोई फ़ायदा अगर होगा, नुकसान अगर हो रहा होगा तो उसके दोस्तों की वजह से होता है, उसके पड़ोसियों की वजह से होता है। तो आप अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से चुनाव के चक्कर में ना लड़ें। और कुछ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे रिलेटेड, उनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले ये कि ये हमारी जो चुनाव अभी होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं, जिनको जनरल असेंबली के इलेक्शंस बोला जाता है या जनरल इलेक्शंस बोले जाते हैं, तो ये हमारे 17वें इलेक्शंस हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम, सबसे पहले जब चुनाव हुआ करता था तो किस तरीके से होता था। वो कुछ इस तरीके से होता था, जहाँ पे ये हाथ दिख रहा है कि आपको एक पेपर में कुछ मार्क्स होते थे, उन पे एक मोहर लगा के उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता था। ये जो पेपर है इसको बोला जाता है वॉलेट बॉक्स, वॉलेट पेपर। और जो ये बॉक्स है इसको बोला जाता था वॉलेट बॉक्स। ये क्वेश्चंस खैर शायद अब ना पूछे जाएं, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए इतना जानकारी आपको होनी चाहिए कि पहले इलेक्शंस कैसे हुआ करते थे। अभी के टाइम पर क्या है, अभी के टाइम पर ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, जिन पे अभी के फिलहाल वोट हुआ करती है। फिलहाल के जितने भी वोट होते हैं सभी के सभी जो है आपके ईवीएम पे ही होते हैं। और इस पे काफ़ी सवाल मतलब पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू उठते आ रहे थे। अलग अलग पार्टियां उठा रही थी, अलग अलग तरीके से उठा रही थी। कभी कभी ऐसे होता था कि जब पार्टी जीत जाती थी तो कोई सवाल नहीं उठाता था, हारने के बाद उस पर सवाल उठाए जाते थे। तो ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। कुछ लोग बिना नॉलेज के भी जस्टिफाई करते हैं आपके हर क्वेश्चन को, या अपने अपने हर बात को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। कृपया उनसे बच के रहें। ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप और आसपास भी। अब हम बात करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की। तो जो जनरल इलेक्शंस हैं हमारे इंडिया के 2019 में जो हो रहे हैं, ये हमारे 17वें इलेक्शंस हैं। और इसके बारे में अगर बात करें तो टोटल 7 फेज़ों में होगा। द 2019 जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन इन 7 फेजेज। 7 अलग अलग फेजेज में होगा। इनको हिंदी में लिखे तो इनको बुलाया जाता है चरण। 7 चरणों में ये होगा, जो आपकी 11 अप्रैल मतलब कि आज के दिन से स्टार्ट होगा और 19 मई तक चलेगा। 11 अप्रैल से 19 मई तक ये जब चुनाव है चलेगा। और उसके बाद इसका रिजल्ट कब आएगा, एंड द कंटिन्यूइंग वोट विल बी काउंटिंग ऑफ वोट विल बी कंडक्टेड ऑन 23 मई। मतलब कि 19 तारीख को चुनाव की लास्ट डेट है और 23 तारीख को उसकी जो है काउंटिंग हो जाएगी, और काउंटिंग वाले दिन ही है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है एक चुनाव की प्रक्रिया जो कि इतनी फास्ट है, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूरे भारत की इतनी बड़ी आबादी वाला देश, जिसमें इतनी सारी आबादी है, उन सबके वोटों की गिनती मात्र 5 या 4 दिनों के अंदर वोटों की गिनती हो जाएगी। जिसमें आपके 3 दिन वर्किंग मिलेंगे। इन 3 दिनों में पूरी व्यवस्था हो जाएगी और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। सेम डे काउंटिंग होकर सेम डे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और ये होगा आपका 23 मई को। अगर खैर शायद ऐसा ही अगर अपने हमारे जो एग्ज़ाम हुआ करते हैं उनमें ऐसा होने लगे तो हम लोगों को भी थोड़ी सी खुशी मिले, पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को भी। तो यहाँ पर पॉइंट की बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि 7 फेजेज में होगा। सबसे पहली चीज़, ये 7 चरणों में होने वाला चुनाव है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। रिजल्ट की डेट तो खैर वैसे शायद ना ही पूछी जाए, लेकिन तब भी याद रखिए 23 मई, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे इसके बाद ही होंगे। मई 23 मई के बाद ही होने वाले हैं, तो आपसे हो सकता है रिजल्ट की डेट भी पूछ ली जाए। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर जानने से पहले सबसे पहली चीज़, जैसे कि हमने जो देखा, प्लानिंग कमीशन के बारे में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। प्लानिंग कमीशन के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर कौन सी बॉडी है। इस तरीके के ऑप्शन आते थे, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर आपके आती थी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इस तरीके से क्वेश्चन आया करते थे प्लानिंग कमीशन के बारे में।
तो प्लानिंग कमीशन जो है आपकी वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी, उसका जिक्र जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मिलता है। प्लानिंग कमीशन जिसको 2015 में चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वर्किंग टाइम पर वो उसका चेयरमैन होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो हम आज पढ़ने के लिए यहाँ पर हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन में आपको इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस टाइप के वर्ड्स लिखे आ सकते हैं, ठीक है, इनसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ऑटोनोमस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब भी इंडिपेंडेंट ही होता है, और इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, तो आप समझते हैं। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक जो है ढांचा है, जिसके संविधान में पूरी व्याख्या मिलती है आर्टिकल नंबर 324 के अंदर। ये आप याद रखिएगा, आर्टिकल 324, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लिखा हुआ है, और ऑप्शन में आपको इसी तरीके से आर्टिकल्स लिखे होंगे जो काफ़ी क्लोज होंगे और कन्फ्यूजिंग होंगे। याद रखने के लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा। 324 मतलब 324, 324 जो है आर्टिकल नंबर है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और 2018 में दिसंबर में, 2018 के लास्ट में 1 दिसंबर को ये चेंज हुए। यहाँ पर इनके चीफ होते हैं इलेक्शन कमीशन के जो चीफ होते हैं, इनको बुलाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, आपको मिल जाए CEC, ठीक है, इस तरीके से लिखा मिल सकता है। तो CEC का मतलब जो होता है वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं आपके हैं सुनील अरोड़ा जी, ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा नाम मैं आगे पीछे के नहीं बताने वाला हूँ कि इनके पहले कौन थे, उनका नाम बताऊँ और फिर आप याद करें। पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपसे करंटली पूछा जाएगा, सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा इससे पहले कौन था, क्योंकि ये रिसेंट में चेंज हुए हैं, तो ये करंट अफेयर्स का भी पोर्शन हो सकते हैं। करंट अफेयर्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि दिसंबर में ही ये चेंज हुए हैं। और आपके जो होने वाले एग्जाम हैं, अगर अगले 6 से 7 मंथ के अंदर आते हैं, तो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन है इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो ये तो था ब्रीफ जो नॉलेज है इलेक्शन कमीशन के बारे में। मैं यहाँ पर जो भी बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम पूरा डिटेल नहीं देखने वाले हैं। सिर्फ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आपका इलेक्शन कमीशन निभाता है। मतलब ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फला चुनाव है, किसी भी चुनाव का नाम दिया जाएगा, वो चुनाव जो है वो कौन करवाता है, उसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो कौन होती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो कौन कौन से चुनाव कराता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब आपके राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उसके बाद लोकसभा के जितने एमपीज होते हैं उनका चुनाव, लोकसभा चुनाव जो मतलब जनरल असेंबली जिसको बुलाया जाता है, राज्यसभा के चुनाव यही कराता है। देख लीजिए, बड़े बड़े चुनाव में से सबसे पहला बड़ा चुनाव जो है आपका राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, फिर लोकसभा का, राज्यसभा का। तो जितने इंपॉर्टेंट बड़े जो वो थे, क्या कहते हैं, इलेक्शंस थे, वो सभी के सभी लगभग हो चुके। फिर स्टेट लेवल पे अगर देखा जाए तो 2 बड़े इलेक्शन होते हैं आपके। एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव का, जिसको आपको विधानसभा का चुनाव बोला जाता है, और उसके बाद विधान परिषद का चुनाव होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव को बुलाता है विधान, लिख देता हूँ मैं, विधानसभा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इसलिए लिख देता हूँ। अगर आप यूपी की बात करें तो यहाँ पर 403 सीटें हैं। और इसके बाद आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि पूरे सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 8 राज्यों में है ये। उड़ीसा में अभी कुछ रिसेंटली ही जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है, जिसको बोला जाता है विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ही कराता है। इसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इन सब के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस को चेक करना कि वो क्वालिफाई करते हैं चुनाव लड़ने के लिए या नहीं चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफाई करते हैं, वो सभी चीज़ें देखता है इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा चुनाव के टाइम पर जो आचार संहिता लगती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, काम करने का तरीका जो होता है, चीज़ें जो चेंज होती हैं कि आप कुछ भी अनइवन चीज़ें, जैसे जो भी लोग जॉब में होते हैं तो अपनी जॉब को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, और जैसे जो एक तरीके से जो नियम होते हैं वो नियम थोड़े से हार्ड एंड फास्ट हो जाते हैं आपके आचार संहिता के टाइम पर, तो वो सभी चीज़ें देखना भी चुनाव आयोग का ही काम होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग नियम होते हैं जिनके बारे में उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि आचार संहिता जो लगती है या जो चीज़ें होती हैं उस टाइम पर उसमें कितने नियम होते हैं, कितने सारे नियम कानून होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं,
वो जब आप किसी सरकारी गवर्नमेंट उसमें जॉब में जाएंगे तो आपको उन सब चीज़ों को पता करना पड़ेगा, या फिर अगर डिटेल में जानकारी चाहते हैं तब आपको उतनी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। अभी के लिए इतना आपको जानकारी नहीं, इतनी ज़्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो काम है इनका वो होता है पॉपुलेशन डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पज़ ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शंस के लिए जितनी पॉपुलेशन आने वाली है, कितनी पॉपुलेशन है इस साल जो इलेक्शंस में भाग लेगी, उन सब चीज़ों का जो डिटर्मिनेशन करना, मतलब उसका असेसमेंट करना, ये काम भी है इलेक्शन कमीशन का ही हुआ करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके इलेक्शन कमीशन की। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, क्योंकि हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनावों के बारे में। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने एक तरीके से ऐसे लिखा हुआ है जिनको मैं आसानी से दोनों में कंपेयर करके आपको बता सकूं, इसलिए इनको इस तरीके से लिखा गया है। तो लोकसभा इधर लिखा, लेफ्ट साइड में आपकी लोकसभा है और राइट साइड में है जो राज्यसभा है। इसको बोलते हैं लोअर हाउस और इसको बोला जाता है अपर हाउस। ठीक है, ये है आपका अपर हाउस। तो लोअर हाउस और अपर हाउस का जो ये सिस्टम है ये ब्रिटेन से लिया गया है, वहाँ पर भी ऐसे ही चलता आ रहा है और सब जगह पर ऐसा ही है। भारत की जो संसद है या पार्लियामेंट है, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, हिंदी में संसद बोलते हैं। तो भारत की जो संसद है उसको दो भागों में बांटा हुआ है, और यह आपका लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस और लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस। लोअर हाउस का चुनाव है, मतलब लोकसभा का चुनाव है। सीटें इसकी टोटल मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? 552, जो आपकी दी हुई है संविधान में कि 552 मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं। प्रेजेंटली कितनी सीटें हैं जिन पर चुनाव जो भरी जाती हैं लोकसभा के लिए, वो है आपकी 545, जिसमें से 543 का इलेक्शन होता है, 543 आर इलेक्टेड एंड 2 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। जो आपका राष्ट्रपति होता है वो 2 को मनोनीत करता है। सिमिलरली अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इस पर 250 मैक्सिमम सीट हो सकती है, करंटली 245 है, यहाँ पर 545 है, यहाँ पर 245 है। इस तरीके से आप इनको याद करने की कोशिश कर सकते हैं और आसानी से याद भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इलेक्टेड सीटें होती हैं इसमें होती हैं 543 और इसमें होती हैं 233, क्योंकि इसमें टोटल जो सीटें भरी आती हैं वो होती हैं 245, और इसमें नॉमिनेटेड जो सीटें होती हैं उनकी संख्या होती है 12। इसमें नॉमिनेशन मात्र 2 का होता है और इसमें नॉमिनेशन 12 का होता है। इन नॉमिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाया करते हैं कि कहाँ कहाँ से नॉमिनेशन होता है, तो साहित्य और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। साइंटिस्ट जो साइंस में करने वाले, कुछ अद्वितीय काम करने वाले लोगों को रखा जाता है, साहित्य में काम करने वाले लोगों को रखा जाता है, आर्ट्स एंड कल्चर में जो लोग कुछ काम कर रहे होते हैं उनको रखा जाता है। ये सभी के सभी नॉमिनेशन कौन करता है? ये सभी के सभी नॉमिनेशन करता है जो है प्रेसिडेंट, जो होता है राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति। इन सभी 12 को मनोनीत करता है। लॉजिकली और लीगली राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो अलग चीज़ें हैं कि उसके लिए राष्ट्रपति कोई भी काम बिना प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के पीछे पूछे वगैरह नहीं करता है। तो अधिकतर जो अल्टीमेटली डिसीजन होता है वो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है, वो अलग बात है। कुछ और बातें करते हैं जो इनके हेड होते हैं। तो लोकसभा में जो हेड होता है वो होता है स्पीकर। जो मेन स्पीकर होता है लोकसभा का उसको बोला जाता है, वो लोकसभा को एक तरीके से हेड करता है, और वो है फिलहाल के लिए सुमित्रा महाजन। ये इनका जो टर्म है वो 2014 से ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये चुनाव के साथ ही होता है। जब नए चुनाव होते हैं, नई सरकार आती है, तो वो अपने जो स्पीकर्स हैं वो चेंज करती है। तो इनका टर्म जो है वो लगभग ख़त्म होने वाला ही है। जैसे अभी चुनाव होंगे उसके बाद इनका टर्म खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर सेम पार्टी जीतती है तो नेक्स्ट में फिर हो सकता है इनको रखा जाए या फिर किसी और को बनाया जाए। डिप्टी स्पीकर होता है, यहाँ पर स्पीकर होता है और डिप्टी स्पीकर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पद बताने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इतना याद नहीं करना है कि डिप्टी स्पीकर कौन है, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का। सिर्फ आपको जो मेन है वो याद रखिए। जैसे राज्यसभा का चेयरमैन होता है, आप चेयरमैन याद रखिए। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन होता है देश का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, जो कि फिलहाल है वेंकैया नायडू, और ये 2017 में बने थे। 2017 में बने थे। इनका जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है, इसलिए ये 2023 तक चलेंगे। ठीक है, 2023 तक वो ऑफिस में रहेंगे, इन ऑफिस रहेंगे, क्योंकि ये जो टर्म होता है राज्यसभा का ये 6 साल का होता है, और लोकसभा का जो टर्म होता है वो मात्र 5 साल का होता है। 5 साल में इलेक्शन होते हैं और हर 5 साल में जो लोकसभा के लोग होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि लीडर ऑफ हाउस कौन होता है। लीडर ऑफ हाउस होते हैं दोनों जगहों पर। जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उसका जो पीएम बना होता है वो होता है लोकसभा का जो है लीडर ऑफ हाउस। ये मैंने सिर्फ पीएम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हो सकता है, जो भी पीएम रहेगा जिस टाइम पर वही वो उस टाइम पर रहेगा। अगर फिलहाल की बात की जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो आपके फिलहाल लीडर ऑफ हाउस हैं कहाँ के? लोकसभा के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लीडर ऑफ क्या कहते हैं अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन फिलहाल जो पोस्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन की वो खाली है,
उसका रीज़न ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन में होने के लिए आपको 10% सीटें चाहिए होती हैं। किसी भी पार्टी को 10% सीट चाहिए होती है, मतलब आपकी जो ओवरऑल टोटल सीटें हैं 545 में से 54 सीटें, आपको एटलीस्ट 55 सीटें चाहिए होंगी, तब आप जो है लीडर ऑफ, उसका जो नेता होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन में बैठने का काबिल होता है, जो फिलहाल के टर्म में किसी पार्टी के पास नहीं था। तो इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है फिलहाल खाली है। सिमिलरली अगर राज्यसभा के अंदर बात की जाए तो राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस हैं आपके अरुण जेटली। अरुण जेटली जो जीएमपी नहीं, लोकसभा के नहीं हैं, वो राज्यसभा के एमपी हैं और वहाँ के लीडर हैं, लीडर ऑफ हाउस। इसके बाद बात की जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन, तो वह हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कांग्रेस के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, गुलाम नबी आज़ाद। और ये हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, कहाँ पर? राज्यसभा पर, राज्यसभा में। लोकसभा में ये पोस्ट जो है वो खाली है। इसके बाद बात करते हैं टर्म्स की, तो मैंने पहले बता दिया था कि जो लोकसभा का टर्म है वो होता है 5 साल, हर 5 साल में चुनाव होता है और उसके बाद जो है वो टर्म्स बदल जाते हैं सबके, और उसके बाद नए जो लोग इलेक्टेड होते हैं वो राज्यसभा जाते हैं, लोकसभा जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा का टर्म जो होता है वो 6 साल का होता है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है राज्यसभा में कि राज्यसभा का चुनाव हर 6 साल बाद होता है और सभी के सभी लोग जो हैं वो फिर से नए आ जाते हैं। यहाँ पर हर साल क्या होता रहता है, एग्जैक्टली बात करें तो हर 2 साल बाद क्या होता है कि 1/3 जो लोग होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं, मतलब उनका टर्म कंप्लीट होता रहता है। 1/3 लोगों का जो टर्म है वो कंप्लीट होता रहता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है, हर 2 साल में 1/3 कंप्लीट होंगे, तो 2-2 साल करके 6 सालों में इस तरीके से मतलब जो है पूरी जो संसद है वो बदलती, संसद के जो राज्यसभा के जो लोग हैं वो बदलते रहते हैं। तो ये होता है कि राज्यसभा कभी खाली नहीं होती, कभी भंग नहीं की जा सकती। हाँ, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हाउस है जिसको भंग नहीं किया जा सकता, उसको एबॉलिश किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसको भंग नहीं कर सकते, मतलब एक तरीके से इम्पीच नहीं किया जा सकता। तो वो है आपका राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती क्योंकि इसका प्रोसेस ही कुछ इस तरीके का है। इसको, इस पूरे संसद को ही अगर आप इस पूरे संसद की बॉडी को ख़त्म कर दें तो अलग बात है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा में आपको, आपके साथ ऐसा हो सकता है कि लोकसभा कोई भंग हो जाए, अविश्वास मत पारित करके किसी को हटाया जा सकता है, फिर सरकार बदल जाएगी, चुनाव फिर से होंगे, तो ये काम लोकसभा के साथ हो सकता है, राज्यसभा के साथ ये काम नहीं हो सकता है। अब वैसे भी बोला जाता है कि जो लोग राज्यसभा में बैठते हैं वो सीनियर लोग होते हैं, जो शायद थोड़े ज़्यादा नॉलेजेबल और ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं, जिनको राज्यसभा में बैठते हैं, जो राज्यसभा में डिस्कशन करते हैं। राज्यसभा में होने वाला डिस्कशन भी शायद लोकसभा से थोड़ा बेटर होता है, वहाँ पर लोग शालीनता के साथ सोचते हैं। लेकिन अगर पावर्स की बात की जाए तो लोकसभा के पास पावर्स राज्यसभा से ज़्यादा हैं। आपका अगर बजट अलॉटमेंट की बात करें तो जो बजट की पावर होती है, मतलब किसी को पैसा अलॉट करना या जो भी काम होते हैं, ये सभी के सभी होते हैं किसके पास? लोकसभा के पास। राज्यसभा किसी भी योजना के लिए पैसे अलॉट नहीं कर सकती है। इनके पास जो विधेयक होता है, वित्त विधेयक, वो इनके पास नहीं होता है। सॉरी, वित्त विधेयक नहीं, जो बजट होता है वो इनके पास नहीं होता है। बजट जो होता है वो लोकसभा में ही पारित होता है, लोकसभा में ही रखा जाता है और वहीं पर चीज़ें डिसाइड होती हैं, किस योजना के लिए कितना पैसा है, और जो भी चीज़ें हैं वो लोकसभा के पास पावर होती है, वो राज्यसभा के पास वो पावर नहीं होती है। और भी बहुत सारी पावर्स हैं जो लोकसभा राज्यसभा से हट के रखता है, और लोकसभा से पारित होने वाले या राज्यसभा से जो भी बिल पारित कर दिया जाता है एक बार, उसको राज्यसभा सिर्फ रोक सकती है, उसको कंटिन्यू, मतलब उसको एक तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में डिफर करती हैं, जिसमें लोकसभा डोमिनेट करती है थोड़ी हद तक पावर्स के मामले में अगर बात की जाए। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बताई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ याद करने वाली जो है वो है सीट। आपको सीटें याद होनी चाहिए सभी, उनकी मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं और फिलहाल प्रेजेंटली कितनी सीटें भरी जाती हैं। तो 552 है मैक्सिमम, 545 भरी जाती हैं, जिसमें से 543 जो है ये आपका इलेक्शन की होता है, इनका 2 का नॉमिनेशन होता है। ये था लोकसभा का केस। राज्यसभा में 250 हैं, 245 सिलेक्टेड होती हैं और 245 इस टाइम भरी जाती हैं, 250 मैक्सिमम हो सकती हैं। इलेक्टेड 233 हैं, जिसमें से 12 नॉमिनेट की जाती हैं। इसके बाद जो है लोकसभा में स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। राज्यसभा में जो आपका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है। लीडर ऑफ हाउस दोनों जगह पर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों जगह पर होते हैं। टर्म्स की बात करें तो 5 साल का टर्म होता है लोकसभा का और 6 साल का टर्म होता है आपका राज्यसभा का। तो ये तो कुछ बातें थी जो इन दोनों लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थी। अब हम बात करते हैं लोकसभा सीटों के बारे में कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो स्टेट वाइज किस तरीके से बटी हुई हैं। यहाँ पर चाहता तो मैं लिख के आपको डाटा प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन शायद वो याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं कोशिश करता हूँ कुछ बेटर तरीके से आपको समझा पाऊँ।
लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप विकिपीडिया से उठाएं पूरी लिस्ट और उसको एक तरीके से रट डालें, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, वो भी पॉसिबल है, आप आसानी से वो चीज़ कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। अगर बार बार आप देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ। मैं भी जब बार बार उसको देखा हूँ, पेज को बार बार देखता हूँ, मैंने एक पेज पे चीज़ें लिख रखी थी ये वाली, और उसको बार बार देखता रहता था, जिससे वो चीज़ें धीरे धीरे याद हो गई। मैं कोशिश करता हूँ आपको जो लोअर है उनसे आके मैं आपको आगे तक बताने की कोशिश करूँ। तो बात करते हैं पहले सेवन सिस्टर्स के बारे में। तो जो सेवन सिस्टर्स बोले जाते हैं उसमें एक्चुअली 8 बहनें हैं ये, और उसमें सिक्किम ऐड हुआ था बाद में। तो ये जो काउंट है सेवन सिस्टर्स का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का, जिनको नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको बोला जाता है सेवन सिस्टर्स, तो उनका काउंट जो है वो आपका हो गया है फिलहाल 8। पहला पॉइंट जो आपको ये याद रखना है, उन 8 में अधिकतर जो हैं वो काफ़ी कम सीटें रखती हैं। 3 उसमें से ऐसे हैं जिनके पास मात्र 1 सीट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिर्फ सबसे कम सीटों वाले की, जिसमें है मात्र 1। अगर आपने मेरी मैप वाली सीरीज़ देखी है तो उसमें आपको इनके मैप की जगह जो है वो आपको एग्जैक्टली पता होगी, और जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँगा वैसे वैसे आप उनकी लोकेशन आसानी से समझ सकते हैं। एक वाले में सबसे पहले जैसे आप इधर से जाएंगे तो सबसे ऊपर पड़ेगा, जाते ही पहले पड़ेगा आपका सिक्किम। सबसे पहले जहाँ बंगाल ख़त्म होता है वहाँ से ऊपर नेपाल से लगा हुआ, भूटान से लगा हुआ जो एक आपका स्टेट है वो है सिक्किम। नेक्स्ट है जो उसके बाद अगर आप सबसे लास्ट में उधर आगे चले जाएंगे तो आपको नागालैंड, और नीचे आपको मिलेगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम त्रिपुरा एक साथ में है, जो कि एक तरफ क्या कहते हैं उनके बांग्लादेश है, दूसरी तरफ जो है म्यांमार है। तो ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिनके पास मात्र 1 सीट है पूरे ओवरऑल इंडिया में। उसके बाद बात करते हैं 2 सीट वालों की। तो 2 सीट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो आपका है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, काउंट इनकी बना लेता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है आपका इसी में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ऊपर जो पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ऊपर जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से नीचे अगर आप आएंगे तो नागालैंड के बाद पड़ता है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से थोड़ा सा आप असम साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा मेघालय। ये 3 स्टेट्स हो गए आपके उसी के, और उसके बाद जो है जो नीचे सबसे चले जाएंगे तो आपका मिल जाएगा जो मिजोरम के साथ में था वो है त्रिपुरा, जहाँ के जो फिलहाल के सीएम हैं विप्लव देव, उनको आप जरूर जानते होंगे। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बोल के वो न्यूज़ में आते रहते हैं, तो उनको आप एटलीस्ट जानते ही होंगे। नेक्स्ट है जो लास्ट है वो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है, लेकिन उसके पास भी 2 ही सीटें हैं और वो है गोवा। ठीक है, ये आपका साउथ में पड़ने वाला एक छोटा सा स्टेट है जिसको बहुत बाद में स्टेट का दर्जा मिला। इससे पहले यूनियन टेरिटरी में आता था, क्योंकि यहाँ पर जो है शायद फ्रेंच जो लोग थे वो लोग काफ़ी बाद में निकले थे यहाँ से। तो इस तरीके से ये 8 स्टेट टोटल हो जाते हैं। ये 5 जो 2 वाले और ये 3 जो है 1 वाले, ये 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, जिनमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सीट वाला एक जो राज्य है उसका नाम बताइए। उसके बाद ये 5 भी आप याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। यहाँ पर अगर बात की जाए 7 सिस्टर्स की, तो आप अगर काउंट करेंगे तो 3 हो गए ऐसे जिनके पास 1 सीट थी, और 4 ऐसे हो गए जिनके पास 2 सीटें थी। बचता है एक जो कि है असम। असम एक टाइम पर पूरा काफ़ी जो इसमें स्टेट हैं वो सिर्फ असम में आया करते थे, बाद में ये स्टेट बने। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो असम है, और उसके पास 14 सीटें हैं। ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करने का काम असम किया करता है। असम की राजधानी जो है ईटानगर, जो सॉरी ईटानगर नहीं है, दिसपुर है वैसे तो, जो आपकी गुवाहाटी के अंदर ही एक जगह है, आप गुवाहाटी कह सकते हैं। तो जो गुवाहाटी है वहीं पर इन सबके जो है वो हाई कोर्ट भी है। ठीक है, इन सबकी अपनी खुद की हाई कोर्ट नहीं है, तो जो ओवरऑल हाई कोर्ट है वो आपकी है गुवाहाटी के अंदर। तो ये तो हो गई नॉर्थ ईस्ट की बात, साथ साथ में देख लिया हमने गोवा को। अब हम बात करते हैं, ये हो गई लोअर लेवल से, अब हम बात करते हैं कुछ अपर से नीचे की तरफ जाते हुए। तो सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा जिसके पास सीट है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी जिसके पास है 80 सीटें। उसके पास आएगा महाराष्ट्र जिसके पास है टोटल 48 सीटें। गैप आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे यूपी है उसके पास कितनी ज़्यादा सीटें हैं। वैसे एक्चुअली बात की जाए तो सीटों का बंटवारा जो है वो जनसंख्या के आधार पर हुआ था, जो 2002 में शायद होना चाहिए था, लेकिन फिर जो सरकार थी उस टाइम पर 2002 में फिर से इसको असेस करना चाहिए था, फिर से जनसंख्या के आधार पर जो सीटें हैं वो बांटी जानी चाहिए थी। लेकिन इस समस्या को अगले 20 या 24 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया था, और शायद 26 में जाके फिर से अब होगा, जहाँ पर जो है मतलब नई जो सीटें हैं वो अलॉट की जाएंगी। तो इसके बाद जो है थर्ड नंबर पर आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट
80 हैं यूपी के पास, 48 हैं महाराष्ट्र के पास, वेस्ट बंगाल के पास हैं आपकी 42। नेक्स्ट आपका आ जाता है छोटा सा राज्य लेकिन बहुत सारी जनसंख्या को साथ में लिए हुए, वो है बिहार। बिहार में टोटल जो सीटें हैं वो हैं आपकी 40। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है आपका तमिलनाडु, जहाँ पर अगर टोटल सीटों की बात की जाए वो है 39। तो ये शुरुआत के 5 हैं जो आपको यहाँ मैक्सिमम के टाइम पर, मैक्सिमम से अगर याद रखते हैं तो याद रखना चाहिए। और इसी स्केल पे अगर हम उन 8 को छोड़ने के बाद बात करें तो 4 सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश, 4 सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश है। और उसके बाद 5 सीटों में आपका जो है उत्तराखंड है, जिसको हम यूके बोलते हैं, इंडिया का यूके है ये उत्तराखंड, इसके पास मात्र 5 सीटें हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर है जिसके पास मात्र 6 सीटें हैं। और फिर हरियाणा है, हरियाणा है जिसके पास 10 सीटें हैं। और इसके बाद आप पंजाब याद रख सकते हैं जिसके पास 11 सीटें हैं। तो ये तो कुछ ऐसे राज्य थे जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ अलग था, इस वजह से इनको याद करना जरूरी था, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं कुछ, जैसे फेमस स्टेट्स में से एमपी का है, एमपी में 29 सीट्स हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात के पास 26 सीटें हैं। इतना अगर आप याद रख सकते हैं और इतना आप याद कर लेते हैं तो मुझे लगता है जहाँ तक कि इससे जो क्वेश्चन हैं वो कहीं बाहर नहीं जाने चाहिए। फिर किस्मत ही ख़राब हो तो कुछ और पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो आपके जो मतलब एक तरीके से क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनना चाहिए। आंध्र प्रदेश भी अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, स्पेशल दर्जे की बात चल रही है, तो आंध्र प्रदेश का भी अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीटें हैं, 29 सीटें आपकी एमपी के अंदर हैं, 26 सीटें गुजरात के अंदर हैं। तो ये तो कुछ अलग से मैंने बताई थी, लेकिन साथ में जो पहले बताया था आपको वो चीज़ें नहीं भूलनी हैं। आपको यूपी का 80 याद होना चाहिए, महाराष्ट्र का 48 याद होना चाहिए, वेस्ट बंगाल का 42 और बिहार का 40, यहाँ तक आपको कम से कम याद होना चाहिए। याद कर सकते हैं तो तमिलनाडु को भी याद कर लीजिए, 39 सीट्स हैं। इसके बाद इधर हिमाचल प्रदेश के पास 4 हैं, उत्तराखंड के पास 5 हैं, जम्मू कश्मीर के पास 6 हैं और हरियाणा और पंजाब के पास 10 और 11 हैं। ये शायद ना पूछा जाए, आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। इसके अलावा जो ऊपर मैंने आपको बताया था सिंगल और डबल सीट वाले, ये आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं डिट्टो, बिल्कुल इनसे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब हम बात करते हैं कुछ लीडर्स की और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की जो आपसे पूछे जाने के चांस हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करें तो सभी को पता ही होगा, वाराणसी है। उसके बाद अमित शाह की अगर जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बारे में बात करें तो यहाँ से लाल कृष्ण आडवाणी जी जो लड़ा करते थे और उनको सीट अब की नहीं मिली है, उनकी किस्मत कुछ इसी प्रकार की हमेशा चलती रही है। तो वहाँ पर की जो सीट है वो है गांधीनगर की, गुजरात के गांधीनगर से ये लड़ेंगे, जहाँ पर पहले लाल कृष्ण आडवाणी लड़ा करते थे। और काफ़ी लोगों की जो सीटें हैं वो क्लियर भी नहीं हैं अभी, तो मुझे जहाँ तक लगता है उन सबसे क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी अमेठी से हमेशा से लड़ते चले आ रहे हैं, राहुल गांधी हमेशा से अमेठी से लड़ते चले आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी की भी बात कर ली देते हैं, हो सकता है क्वेश्चन इनसे पूछा जाए। ममता बनर्जी जिनको दीदी बोला जाता है, ये देश भर की दीदी हैं और ये लड़ती हैं कोलकाता दक्षिण से, ठीक है, ये कोलकाता दक्षिण से लड़ा करते हैं। राहुल गांधी जी की अमेठी मैंने आपको पहले ही बता दी। कुछ और इम्पोर्टेंट जो नेता हैं जैसे सुषमा स्वराज, ठीक है, सुषमा स्वराज, तो सुषमा स्वराज जी की अगर बात की जाए तो ये साउथ दिल्ली से लड़ा करती हैं और ये ख्याल फिलहाल तो यहाँ से नहीं, बहुत पुराने टाइम पर 1996 का टाइम आपको मिलेगा अगर आप सर्च करेंगे इस बारे में, तो उस टाइम पर यहाँ से लड़ी थी। तो सुषमा स्वराज जी का भी बहुत कम ही चांस है पूछा जाए। हाँ, आपसे पूछे जाने के सुमित्रा महाजन का जरूर पूछा जा सकता है, जो कि आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो लीडर हैं। तो सुमित्रा महाजन जी का जो है एक तरीके से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंदौर। सबसे साफ सिटी जो आपका फर्स्ट नंबर पे आया था, सबसे साफ सिटी 2018 में जो सर्वे हुआ उस पर एमपी का इंदौर जो है वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी जिन्होंने आज ही शायद क्या कहते हैं जिनके यहाँ चुनाव भी है आज, तो नितिन गडकरी जो हैं वो आपके हैं नागपुर से, और नागपुर में हेडक्वार्टर आरएसएस का भी है, इसीलिए नितिन गडकरी को भी वहाँ से काफ़ी अलग ही मतलब जो है सपोर्ट मिलता भी है। तो नितिन गडकरी को सपोर्ट वहाँ से बहुत अच्छा मिलता है और जो हेडक्वार्टर है आरएसएस का वो है नागपुर के अंदर। ये क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए लेकिन हो सकता है आपसे पूछ लिया, इसलिए याद रखिएगा।
राहुल गांधी के साथ अमेठी से इस बार अपोनेंट में इनके वो लड़ रही हैं, और पहले भी लड़ती थी, काफ़ी कम जगह सीटों से, मतलब काफ़ी कम वोटों से हार रही थी। वो हैं स्मृति ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी बीजेपी की कंटिन्यू यहाँ से लड़ रही हैं, और इस साल फिर से हैं। इस साल मतलब ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल का जो चुनाव है वो काफ़ी टक्कर का होगा इन दोनों के बीच में। इसी वजह से कह लीजिए, या फिर कुछ और भी कारण जो भी रहे हों, राहुल गांधी केरल की भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना चुनाव लड़ने की कोशिश, मतलब बात कह रहे हैं। अभी शायद वहाँ पर जो है उनके नॉमिनेशन अभी नहीं हुए हैं, तो इसलिए शायद अभी नॉमिनेट नहीं किया है वहाँ से उन्होंने। और यहाँ से अमेठी से नॉमिनेशन दे चुके हैं, पूरे फैमिली के साथ नॉमिनेशन देने गए थे। तो ये तो पूरी बातें थी चुनाव के बारे में, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। चुनाव की इंपॉर्टेंस आप सभी को पता है, बहुत ज़रूरी है। आपकी देश की बात होती है, देश के हित में बात होती है, आप अपनी अपनी राय को देश के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो देश फर्स्ट रखिए, हमेशा कंट्री फर्स्ट रखिए, या अपनी सोच जो है उसको इस हिसाब से रखिए कि हाँ देश का फ़ायदा हो। जो लोग भी हैं, जो भी है, जिस भी तरीके की बातें हैं, कम्युनलिज्म में मत फंसिए। मैं हमेशा से बोलता आता हूँ, सांप्रदायिकता में मत फंसिए, अपने भाईचारे को बचा के रखिए, और वोटिंग जरूर करिए अगर आप वोट देने के काबिल हैं। वैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी जो होंगे 18+ ही होंगे, सभी लोग वोट देने के काबिल होंगे। आप लोग जाएँ वोट दें। तो ये थी एंड ऑफ द हमारी वीडियो का, अभी तक एंड हो चुका है। इसमें हमने जितना भी जो भी एक्सप्लेन किया है वो आपके काम आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक पहुँचे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको सभी लेक्चर्स कंटिन्यूसली मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।